इंडक्टेंस की पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे। आज जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे सभी इंडक्टेंस की थ्योरी होगी और उसके बाद बचेगा एसी जनरेटर, मतलब चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इंडक्टेंस की दो मेथड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E is equal to d phi upon dt. Rate of change of flux is equal to EMF. Okay, और rate of change of flux is equal to EMF. तो EMF प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स चेंज होना जरूरी है, लेकिन फ्लक्स डिपेंड ऑन, एज फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट कॉइल, फैराडे वाली एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं, गैलन इंटरकनेक्टेड है और यहाँ सेकेंड कॉइल बैटरी है, यहाँ से करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट इज I and flux associated with second. You suppose first coil is second coil. Flux associated with second coil. Okay, so flux phi is proportional to I. मतलब जितना करंट ज्यादा पास करेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंक्रीज होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिल सकता है। मतलब फ्लक्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सेकेंड। ओके, सपोज है नंबर ऑफ टर्न्स n है, so n phi proportional to I। यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे उसको इंडक्टेंस बताएंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको क्या देंगे? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बात की बात है, लेकिन सपोज मैंने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रखा, चलो n phi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Ki। सो K इज अ इंडक्टेंस n phi अपॉन I। मतलब कॉइल से पास होने करंट 1 एम्पियर है, सेकेंड कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इज द सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी सिर्फ इंडक्टेंस। फिर से फर्स्ट कॉइल से पास होने वाली करंट 1 एम्पियर, सो सेकेंड कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, इसको क्या बताएंगे? इंडक्टेंस। ओके, इससे हम इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं? तो वेबर अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर। लेकिन एक चीज और भी है कि सपोज इस इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, n phi is equal to Ki। So now n d phi upon dt, K proportionality constant, so di upon dt। दोनों साइड डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट n d phi upon dt is equal to minus E, rate of change of flux is equal to minus E, and that is equal to K di upon dt। ऐसा भी लिख सकते हैं, and therefore K is equal to क्या लिखेंगे? तो इससे भी एक और डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो 1 एम्पियर पर सेकेंड इन अ फर्स्ट कॉइल, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल इज द इंडक्टेंस। दो डेफिनेशन हुई। सबसे पहले है कि phi proportional to I, so n phi is equal to I and therefore n phi is equal to Ki and therefore K is equal to n phi by I। So current in a first coil is a 1 ampere, so flux in a second coil is a inductance। okay, ये दो कॉइल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक और भी एग्जांपल है जहां सिर्फ सिंगल कॉइल से भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, लेकिन ये हम जानते हैं, ये फैराडे एक्सपेरिमेंट में था, इसलिए मैंने एग्जांपल आपको दिया कि फर्स्ट कॉइल से पास होने करंट 1 एम्पियर है, सेकंड कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स को क्या बताएंगे? इंडक्टेंस, सो यूनिट वेबर अपॉन एम्पियर। लेकिन इस इक्वेशन को मैंने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, and d phi upon dt is equal to K di upon dt, but n d phi upon dt is equal to minus C, and that is equal to K di upon dt। So what is the K? So K is equal to mod of E upon di upon dt। So now rate of change of electric current di upon dt is equal to 1 ampere per second, and therefore K is equal to E। मतलब फर्स्ट कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड,
तो सेकंड में प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है, सॉरी ईएमएफ है, सेकंड में प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ जो है उसको क्या बताएंगे, इंडक्टेंस। ओके, अब इससे हम की यूनिट क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से यूनिट लिखनी है तो सो के इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर अपॉन सेकंड, सो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो फर्स्ट यूनिट वेबर अपॉन एम्पियर, सेकंड वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, but volt upon ampere is a ohm according to Ohm's law, so ohm into second, so total 3 unit, Weber upon ampere, volt second upon ampere, ohm into second, और ये सभी यूनिट को हेनरी लिखा जाएगा, h क्या लिखेंगे, हेनरी। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इंडक्टेंस की थी। उन लोगों ने यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख के दी है, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t minus 2 a minus 2 1 2 3 और 4 सभी यूनिट से सिंगल डायमेंशन फॉर्मूला रहेगी। क्लियर। और बाद में उन लोगों ने लिखा कि इंडक्टेंस डिफरेंट दो टाइप के होंगे, एक होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दो कॉइल यूज करेंगे, एक से करंट पास होगा और ईएमएफ सेकंड में प्रोड्यूस होगा, करंट यहाँ चेंज करेंगे, ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स सॉरी करंट यहाँ चेंज करेंगे, फ्लक्स इसकी चेंज होगी, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया जाएगा। ओके, और सिंगल एक ही कॉइल होगी, उससे ही करंट पास करेंगे और उसका ही खुद का फ्लक्स चेंज होगा, तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बताया जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन में उसने लिख के दिया है टू टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ऐसे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की है, लेकिन इसको फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि उससे पहले एक काम करो, 19 नंबर क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लो। Divine inductance give its unit, right factor on which the value depend. इससे बीच में एक पैराग्राफ लिखा है, the inductance depend on a geometry of the coil and intrinsic material property. ज्योमेट्री कॉइल मतलब डायमेंशन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, सब पे वो डिपेंड करेगा। क्लियर। एक बार 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो, चलो, और उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट हुआ। સર આ સેટરડે જે એકમ કસોટી થવાની છે ફિઝિક્સની, તેમાં સર પીડીએફ સબમિટ કરવાની છે. પીડીએફ સબમિટ એટલા માટે કે જે દિવસે ટેસ્ટ હોય ટાઈમ ટેબલ આપી દીધું કે? હા સર.
હા તો બસ લખીને સબમિટ કરી દેવાની એટલે શું થાય એમાં એટલા માટે પીડીએફ સબમિટ કરીએ છીએ કે બંને વચ્ચેની ક્વેરી ખબર પડે. તમે સપ્લિમેન્ટ સબમિટ કરશો તે અને તે જ દિવસે તમે પીડીએફ સેન્ડ કરી દો એ વચ્ચે કઈ ચેન્જ નથી ને એટલા માટે. ઓકે સર. Okay, 20 number question. Explain the mutual inductance and derive the equation of induced EMF. अब देखो उन्होंने इस टाइप की कॉइल बनाई लेकिन वो कॉइल के नंबर डिफरेंट दिए. यहाँ उन्होंने की भी बताई है. ओके, फर्स्ट इसको लिखा C1 और ये सेकंड क्या होगा C2. अब सिंपल चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल N1, सेकंड के लिए N2, सेकंड क्या होगा N2. ओके, अब सिंपल चीज है, यहां से करंट पास करेंगे तो इसकी करंट क्या लिखेंगे हम I2, सेकंड कॉइल से I2 करंट पास करेंगे तो फर्स्ट कॉइल के साथ नंबर ऑफ फ्लक्स लिखना है तो N151. N151 इसलिए किसी सिंगल टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इज 5N, नंबर ऑफ टर्न्स N1, सो N151 होगा. ओके, तो यहाँ से इक्वेशन चेंज हो जाएगा. इसका मतलब ऐसा कि N151 flux, total flux associated with the first coil is directly proportional to I2. सेकेंड से पास होने करंट कितनी है उस पर डिपेंड करता है. एंड देयरफॉर N151 is equal to MI2. M is the proportionality constant. It's called the mutual inductance. It's called mutual inductance. Okay. Now दोनों को आप डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डी, तो क्या लिखें डी अपॉन डी टी. N151 उधर लिखा था डी अपॉन डी टी MI2. ओके सर, MI2 नहीं तो इसको M12 भी लिख सकते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये भी साइड चल सकती है. यहाँ सपोज आप M12 लिखेंगे तो भी चलेगा. फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ओके M12 करके लिख सकते हैं. ओके, अब इसको डेरिवेट करेंगे तो N1 कॉमन D51 अपॉन dt, M12 कॉमन di2 अपॉन dt, इसको माइनस E1 क्योंकि ये EMF कहाँ प्रोड्यूस होगा फर्स्ट में. M12 di2 upon dt and therefore E1. क्लियर. तो एक यहां से आपको M12 की फॉर्मूला लिखे तो N151 अपॉन I2. ठीक, यहां से आपको डेफिनेशन मिलेगी और एक डेफिनेशन यहां से भी मिल सकती है कि सपोज M12 is equal to E1 di2 upon dt. क्लियर. सो द इक्वेशन कंप्लीट कर दिया. डेफिनेशन वाला पोर्शन उसके 21 में लिखा. 21 डिफर नहीं है, पहले में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इक्वेशन निकाला. ओके, ये क्या काम किया हमने कि यहाँ I2 सेकेंड कॉइल से पास होने वाली करंट I2, तो फ्लक्स कहाँ चेंज होगी फर्स्ट में, और इसके लिए क्या लिखे N151. ये भी चेंज आप कर सकते हैं कि सपोज ये गैलेटरी यहाँ कनेक्ट कर दो, ये गैलेटरी यहाँ ले जाओ और ये वाली बैटरी यहाँ रख दो, क्या लिखेंगे. मैंने गैलेटर इधर शिफ्ट कर दिया, ये बैटरी उधर शिफ्ट कर दी. इसका मतलब क्या होगा N252 इज इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे क्योंकि अब ये गैलेटर इधर गया, बैटरी इधर आ गई, करंट यहाँ से पास होगा और फ्लक्स इधर चेंज होगी. सो N252 प्रोपोर्शनल टू I1 and therefore N252 is equal to M21 I1 and therefore M21 is equal to N252 upon I1. क्लियर. ये फर्स्ट
पोजीशन जो मैंने ड्रॉ की इसके लिए लिखा था, अब मैंने चेंज किया कि बैटरी उधर रख दी, जनरेटर उधर रख दिया। ओके चलो इसको हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी अपॉन डी टी N2 d upon dt M21 I1 ओके इसमें कांस्टेंट क्या होगा N2, सो d2 अपॉन dt कांस्टेंट यहाँ M21 di1 अपॉन dt इसको माइनस and therefore E2 is equal to minus M21 di1 upon dt। तो उसने लिख के दिया था कि जिस तरह से आपने M1 को कंप्लीट किया है सिमिलरली M21 भी आपको मिल सकता है। ओके सिमिलरली M21 भी मिल सकता है। और हाईएस्ट जो क्वेश्चन पूछी गई अब तक इस टॉपिक के अंदर वो 21 है। 21 दर्पण में चेक करो। गिव टू डेफिनेशंस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, गिव इट्स यूनिट्स एंड राइट फैक्टर ऑन व्हिच द वैल्यू ऑफ इट्स डिपेंड। तो क्या लिखा, द फ्लक्स phi2 linked with coil 2 and current through coil 1 is the I1। यहाँ से पास होने करंट I1 और इधर वगे जो उन लोगों ने एक्सप्रेशन दिया उसकी बात कर रहा हूँ। चलो एक काम करेंगे, ओके इस तरह से जो टेक्स्ट में लिखा 21 नंबर उस तरह से कंप्लीट करना है तो दोनों क्या होंगे इंटरचेंज, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर से पढ़ो। Give two definition of mutual inductance, give its unit, right factor on which its value depend। लिखा है flux phi2 linked with coil 2 when the current through coil 1 is a I1। फर्स्ट कॉइल से जब I1 करंट पास होगा मतलब बैटरी इधर होगी तो यहाँ से I1 करंट पास होगा और यहाँ फ्लक्स क्या होगी N2 phi2। बाद में उसने लिख के दिया है कि फ्लक्स phi2 is equal to मतलब इसी तरह से N phi2 is equal to M21 I1। ओके पहली डेफिनेशन तो यहां से मिल जाएगी। फर्स्ट कॉइल से पास होने वाली करंट 1 एम्पियर, तो सेकंड के साथ एसिड फ्लक्स को क्या बताएंगे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस। फर्स्ट कॉइल से पास होने करंट 1 एम्पियर तो सेकंड के साथ एसिड फ्लक्स को क्या बताएंगे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेकंड में यहां लिखना है तो एक तो डेफिनेशन इससे मिलने वाली है। सेकंड डेफिनेशन M21 is equal to mod of E2 अपॉन di1 अपॉन dt। सेकेंड डेफिनेशन इससे मिलेगी। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेकेंड कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको क्या बताएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके अब यूनिट की बात है तो टोटल यूनिट क्या क्या लिखा हमने, इसके लिए क्या लिखा था वेबर पर एम्पियर, इसके लिए क्या लिखा वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम इनटू सेकंड और उसको हम लोगों ने क्या बताया हेनरी। ओके उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिखी m1 l2 t-2 a-2। मेरे ख्याल से इस बार जो गुजसेट एग्जामिनेशन हुई इसमें इसकी डायमेंशन फॉर्मूला है, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला पूछी गई है। ओके अब एक चीज और बाकी रही, क्या बताया था उसने कि राइट फैक्टर ऑन विच इट्स वैल्यू डिपेंड। सबसे पहले तो उसने बताया कि शेप ऑफ कॉइल, कॉइल की शेप क्या है रेक्टेंगुलर है सर्कुलर है। शेप ऑफ कॉइल, साइज ऑफ कॉइल, साइज ऑफ कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स दोनों में इक्वल डिफरेंट क्या है इस पर भी डिपेंड करता है कि सिंपल चीज है यहाँ से करंट पास करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो फ्लक्स ज्यादा मिलने वाली है, चेंज होने वाली फ्लक्स ज्यादा मिलेगी। तो फर्स्ट क्या लिखा शेप ऑफ कॉइल, सेकंड साइज ऑफ कॉइल, थर्ड नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल, फोर्थ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके फिफ्थ द एंगल ऑफ म्यूचुअल इंक्लिनेशन, मतलब ये कैसे बताया सपोज ये जो कॉइल है ओके ये इस तरह से रख दी होती इस तरह से तो ये इसके एक्सिस होती और ये इक्वेटर पे आता तो ज्यादा फील्ड उसके साथ लिंक में नहीं होती। तो दोनों के बीच की जो लिंक मतलब ओरिएंटेशन जो है ये भी लिख सकते हैं कि दोनों के बीच की ओरिएंटेशन क्या है एंगल ऑफ म्यूचुअल इंक्लिनेशन ऐसा लिखा है। एंड 6 नंबर लिखा द मटेरियल ऑन विच दे आर बाउंड,
ये जो सॉलिड बना है किस मेटल पे बाउंड किए गए। सब ऐसा भी होगा कि यहाँ से करंट पास कर रहे हैं, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अंदर आप आयन रॉड रख दो, आयन रखे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होगी तो मतलब उधर फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा मिल सकती है। क्लियर। तो किस मेटल पे इसको बाउंड किया गया, मतलब 21 नंबर क्वेश्चन ऐसा है जो 100% कंप्लीट करना है। और इस चैप्टर के मैंने पहले भी बताया था, इस चैप्टर से क्या पूछेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 MCQ। तो 2020 से पूछा है व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसा पूछा सेल्फ इंडक्टेंस। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस EMF। ये किसके लिए कंप्लीट किया हमने, म्यूचुअल। उसके बाद वाली जो टॉपिक है वो उन लोगों ने 2020 में कंप्लीट करके पूछी थी। ओके चलो एक काम करो, 21 नंबर और 20 नंबर एक बार देख लो, बाद में वेरी लॉन्ग सोलेनोइड के लिए ये कंप्लीट करके देंगे। कंप्लीट है तो बताना। हाईएस्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए हो तो इंडक्टेंस से, ये सेल्फ भी होगा म्यूचुअल भी होगा। हाईएस्ट क्वेश्चन फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, इंड्यूस सॉरी मोशनल EMF की फॉर्मूला, ये सभी ऐसे क्वेश्चन है कि जो इसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा है। और पेपर पैटर्न के हिसाब से चेक करो तो 3 MCQ और एक 2 मार्क्स क्वेश्चन, इसलिए आपको 5th और 6th में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, कि दोनों की पेपर पैटर्न इक्वल ही है, 3 MCQ और 1 या सिंगल 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर।
हो गया तो बाकी अब जो हम लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया क्वेश्चन नंबर 22 में, डिफरेंट टू सोलेनॉइड कोएक्सियल टू सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया। किसी के लिए M12, सेकंड के लिए M21, और बाद में कैलकुलेशन के बताया कि M12 इज इक्वल टू M21 इक्वल M, मतलब सिस्टम के लिए है। फर्स्ट की म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और सेकंड की म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो इक्वल रहेगा। क्लियर? और वो जो कैलकुलेशन है M12 इज इक्वल टू M21 इक्वल टू M, इसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सिंगल क्वेश्चन से भी एक ये हो सकता है, डिस्कस द रेसिप्रोसिटी थ्योरम, तो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ऐसा होता है कि लेंथ के सामने रेडियस नेग्लिजिबल। एज फॉर एग्जांपल, कि उसमें सबसे पहले तो इस टाइप का जो सोलेनॉइड बताया, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस क्या बताएंगे, सॉरी R2 लिखा टेक्स्ट बुक, और इस सोलेनॉइड को S2 लिखेंगे, और एक्सिस पे जो ड्रॉ करके दिया उसने एक्सिस के ऊपर इसके लिए रेडियस उसने R1 बताई। ये रेडियस कितनी होगी, R1 रेडियस होगी। ओके, अब जो उन लोगों ने लिख के दिया वो नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल N1, सेकंड के लिए N2, रेडियस R1, इधर रेडियस क्या होगी R2। लेंथ, अब दोनों इक्वल लेंथ है, इसलिए मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, L जितनी लेंथ होगी। ओके, नाउ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ N1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या लिखेंगे N2। क्लियर? ओके, अब सबसे पहले एजम्पशन हम लोगों ने ऐसे बताई, मैंने करंट I2 इज सेट अप थ्रू S2, S2 में पास होने वाले करंट I2 है। ओके, S2 से पास होने करंट I2 होगी, तो फ्लक्स किसकी चेंज होगी, फर्स्ट के लिए चेंज होगी। ओके, तो फर्स्ट के लिए हम लोगों ने लिखा कि सपोज, तो फर्स्ट के साथ जो फ्लक्स होगी वो N1 इज प्रोपोर्शनल टू I2। यहां से जो करंट पास करेंगे सिर्फ फर्स्ट की फ्लक्स मिलेगी, N1 इज इक्वल टू I2, एंड देयरफॉर N1 इज इक्वल टू M12 I2। करंट सेकंड से, इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। चलो पहले मैं N1 कैलकुलेट करूंगा, N1 तो क्या लिखेंगे N1, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या थी, फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स की फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होगी, फाई इज इक्वल टू B into DL. फिर से B इंटू B into A. ओके, ए बी कॉस थीटा करके लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा इसलिए ए बी कॉस थीटा इसलिए कि आप इधर लिख रहा हूं, चलो फाई इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन बी एंड ए। यहां चेक करो कि मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड की होती है वो एक्सिस पे होती है, और क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा एक्सिस पे, तो लिखेंगे A1, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की, और क्या होगा cos 0। मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सेकंड की, सेकंड से पास कर रहे हो करंट,
ब्लू लाइन वाला जो बताया उससे हम करंट पास करें, और फील्ड कहाँ होती है, एक्सिस के ऊपर। ओके, सो ए एंड बी, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर और बी टू दोनों एक ही लाइन में होंगे, मतलब क्या लिखेंगे, cos 0 इसको n1 a1 b2, n1 a1 क्या लिखेंगे, b2। चलो अब इसके लिए n1, सो नंबर ऑफ टर्न्स n1, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, सो n1l, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n1, टोटल लेंथ कितनी है l, सो n1l। ओके, पाई r1 स्क्वायर। ओके, यहां से जब करंट पास हो सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे, म्यू 0 n, क्या लिखेंगे, n I. i मतलब Pardon. i2। तो इस सबकी फॉर्मूला cos 0 तो 1 है, cos 0 1। ओके, तो फॉर्मूला क्या मिली, सो म्यू 0 n1 n2 l पाई r1 स्क्वायर i2, but m12 is equal to n151 upon i2, इससे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो नाउ म्यू 0 n1 n2 l pi r1 square i2 upon i2, so i2 cancel, i2 cancel, and therefore so m12 is equal to mu 0 n1 n2 l by r1 square। क्लियर। अब यहाँ वो चीज हम यूज कर सकते हैं कि लेंथ के सामने रेडियस निग्लिजिबल है, लेंथ के सामने रेडियस क्या होगी, निग्लिजिबल, और लेंथ के सामने रेडियस निग्लिजिबल होगी, ओके, तो लेंथ ज्यादा है और रेडियस का भी स्क्वायर है, सपोज रेडियस 0.1 मीटर और ये 1 मीटर, तो 0.1 मीटर में मतलब का स्क्वायर करें तो 0.01, मतलब और डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सपोज r1 is less than l, okay, and therefore m12 is equal to mu 0 n1 n2 pi into l, r1 स्क्वायर को क्या करेंगे हम, निगलेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बताएंगे। ये हमने कैलकुलेट किया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ओके, मतलब करंट कहां से पास होगा, सेकंड से, फ्लक्स इसकी चेंज हुई फर्स्ट की, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सेकंड होगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब ये पूरी प्रोसीजर चेंज कर देंगे, अब लिखेंगे कि सपोज फर्स्ट से करंट पास हो रहा है, फर्स्ट से करंट पास और फ्लक्स सेकंड की चेंज होगी, इसका मतलब n252 is proportional to I1, मतलब इस सॉलिड से करंट पास करेंगे, उस करंट क्या लिखेंगे, I1, फ्लक्स की चेंज होगी सेकंड, so n252 is equal to I2, and therefore n252 is equal to m21 I1, the mutual inductance of second। माइक इसका ऑफ कर दो। Vedant, okay, so now n252 is proportional to I1 and therefore n252 is equal to m21 I1, mutual inductance of second with respect to 1। okay, तो यहाँ भी इस तरह की फॉर्मूला लिख सकते हैं, n25 is equal to क्या लिख सकेंगे, n1 a2 b1, सेकंड की फ्लक्स है तो क्रॉस सेक्शन सेकंड का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, फर्स्ट का। चलो नाउ n1l, sorry n2l, number of turns per unit length is n2, total length is l, so number of total turns क्या होंगे, n2l, cross section of a2, so pi r2 square, and b1 मतलब mu 0 n1 I1, so now
म्यू जीरो n1 n2 l बाई r2 स्क्वायर i1। ओके, अब देखो इससे हमको सपोज m21 कैलकुलेट करना है तो m21 इज इक्वल टू n2 phi2 अपन i2। इसका मतलब म्यू जीरो n1 n2 l पाई r2 स्क्वायर i1 डिवाइड बाय i1 नॉट i2, सॉरी इधर से लिखना है i1 कैंसल। तो अगेन ये इक्वेशन मिलेगा m21 इज इक्वल टू म्यू जीरो n1 n2 l पाई r2 स्क्वायर। तो यहां भी वो चीज लिख सकते हैं कि r2 स्क्वायर सॉरी r2 इज लेस देन l, मतलब लेंथ के सामने ये निगलेक्ट कर सकते हैं। So m21 is equal to mu 0 n1 n2 phi l m1 m2 phi l। So equation number 2। अब first and second compare करो। First is the m12 mutual inductance of first with respect to second and mutual inductance of second with respect to first। So mu 0 n1 n1 n2 n2 phi and l। Clear? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। सो फ्रॉम पॉइंट टू m12 m21 इज इक्वल टू m, इस इक्वेशन को रेसिप्रोसिटी थ्योरम बताया जाता है। अब लेकिन एक चीज और भी बताओ कि इतना सारा एग्जैक्टली कंप्लीट करना है तो आप उसको m इज इक्वल टू म्यू जीरो n1 n2 l ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पाई कहाँ गया, सब पूछ सकते हैं ना, ये तो हमने सिर्फ इसके लिए लिखा। ओके, लेकिन एक चीज और भी है जो कॉमनली आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जब आपको किसी भी इस टाइप की कंडीशन के लिए कंक्लूड करना है, सो म्यू जीरो n1 n2 l म्यू जीरो n1 n2 l पाई इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, लेकिन डिपेंड ऑन ओनली नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n1 और ये n2, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बता, म्यू जीरो n1 n2 ओनली, म्यू जीरो n1 और n2 ओनली। ये कैपिटल n1 कैपिटल n2 कब लिख सकेंगे, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तब। ओके तो ये पूरी थियरी पहले इलास्ट्रेशन के तौर पे टेक्स्ट में लिखी, लेकिन अब ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चेक करो तो ये पूरा थ्योरम एक थियरी के तौर पे लिख के दिया है। पहले एक काम करो, 22 नंबर प्रॉपर्ली चेक करना, साइन में कहीं प्रॉब्लम हो तो एक बार इसको चेंज कर लेना, ऐसा तो नहीं है फिर भी। कौन सा 22 नंबर एक बार कंप्लीट करता हूँ। यहां तक जो भी क्वेश्चन हम 19 20 21 22 जो कंप्लीट किया वो सभी क्वेश्चन वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए है। अब उसके बाद जो आएगा वो सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा।
Matthew, Yes, sir. okay चल नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस एक्सप्लेन कर दे, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके सेल्फ इंडक्टेंस लोगों ने डायग्राम जहां जरूरत थी वहीं नहीं बनाया। देखो सपोज यहाँ की है कि हमने रख दी, ये बैटरी होगी, जब करंट पास होगा तो ये कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है खुद इस कॉइल के साथ कनेक्टेड होगी। सपोज मैं इस करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, या सपोज सब कुछ स्टडी है तो जो मैंने करंट प्रोवाइड किया वो अल्टरनेटिंग करंट है, चेंज होने वाला करंट, तो अपने आप ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। रिवर्स साइड चेंज करेंगे तो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होती रहेगी। और चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ओके सबसे पहले आपने जैसे करंट पास किया, यहाँ फील्ड प्रोड्यूस हुई, और फील्ड प्रोड्यूस हुई तो जो फील्ड लाइन है वो उसी कॉइल के साथ कनेक्टेड है। ये फील्ड लाइन उसकी खुद की है लेकिन उसी कॉइल के साथ कनेक्टेड है। और सपोज आपने यहाँ से करंट चेंज किया तो कॉइल के साथ कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम बोलेंगे हमने तो करंट पास बाहर से किया था, ये जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसे, वो करंट जो प्रोड्यूस होता है वो, और हमने जो प्रोवाइड किया वो करंट, ये दोनों के बीच की फेस डिफरेंस 180 होती है। 180 की तो लेंस लो में आगे जो नेगेटिव साइन आती है ना उससे बता कि जिससे वो प्रोड्यूस हुआ उसकी वो अपोज करेगा। क्लियर। और इससे लोगों ने लिखा कि सपोज कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स n, फ्लक्स 5, सो इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि करंट भी यहाँ से ही पास होता है और फ्लक्स इसी कॉइल की चेंज होती है, एंड देयरफॉर n phi is equal to Li। L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस एंड M मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके तो उसने क्या लिखा, n phi is equal to Li। ओके तो फर्स्ट तो यहाँ होगा L is equal to n phi upon I। क्या लिखेंगे, कॉइल के पास वाली करंट 1 एम्पियर, कॉइल से पास होने वाली करंट 1 एम्पियर, तो कॉइल के साथ एसिडिक फ्लक्स को क्या बताएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ से पास होने वाली करंट 1 एम्पियर है और कॉइल के साथ एसिडिक फ्लक्स को क्या बताएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके इसको आगे सपोज n phi is equal to Li, now derivative with respect to time, so n d phi upon dt is equal to L di upon dt, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ये दोनों चीज क्या है, कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे, माइनस E is equal to L di upon dt, and therefore E is equal to minus L di upon dt। So now rate of change of current, सपोज आप यहाँ से करंट इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तब जाके इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट मिलेगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट is a 1 ampere per second. So now induced EMF in a coil is called self inductance। Clear? तो ये टॉपिक उन लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के तौर पे लिख के दिया, जो आप इस साल 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था वो एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन कॉइल, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके सपोज आप इसको L di upon dt भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने एक क्वेश्चन और किया, with help of L d phi n d phi upon dt or help of E is equal to minus di upon dt, two definition of self inductance जो मैंने अभी बताई वो ये क्वेश्चन सेपरेट बनाया उसमें 24 नंबर के, दोनों इक्वेशन से दो डेफिनेशन बताओ। ओके क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू कॉइल इज 1 एम्पियर, सो कॉइल के साथ कनेक्टेड फ्लक्स को क्या लिखेंगे, इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। फर्स्ट ये है। सेकंड
the rate of change of current in a coil is 1 ampere per second. So coil में प्रोड्यूस होने वाली F को क्या लिखेंगे हम? सेल्फ इंडक्टेंस. दोनों मेथड से अभी डेफिनेशन बता सकते हैं. यहाँ भी वही यूनिट्स उन लोगों ने लिख के दी. टोटल यूनिट डिफरेंट फॉर वेबर अपॉन एम्पियर. इससे वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन सेकेंड, ओम इनटू सेकेंड. ओके, और इसको क्या लिखेंगे हम? हेनरी. और डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2 A-2. वही है, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं. ओके, तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस की जो इंफॉर्मेशन है 23 और 24 में वो कंप्लीट कर दो. और यहाँ भी वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे कि सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा और वो किस पे डिपेंड होगा. एक काम करो, 23 24 पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ 26 पढ़ना, क्योंकि 26 में वही चीज है, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला, लेकिन एक पैराग्राफ ज्यादा है कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा. उससे लिखा है, देखो, एक तो लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सोलेनोइड. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है उसमें? लेंथ ऑफ. सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ऑन, पहले तो वैल्यू ऑफ L डिपेंड ऑन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, ऐसा करके लिखा है. फर्स्ट में लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड. उसके बाद लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स. ओके चलो कोई बात नहीं, दो ही पढ़ लो, ये डाउट ज्यादा क्रिएट होंगे. दो क्वेश्चन पढ़ लो सिर्फ, 23 24, इससे ज्यादा नहीं. 23 24 एक बार कंप्लीट कर दो. हो गया कंप्लीट. बाकी देखो, ये इंफॉर्मेशन सोलेनोइड के लिए सपोज लिखनी है
पहले हमने जो फॉर्मूला लिखी थी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की थी ना, बताओ क्या म्यू0 n1 n2 l बाय आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर क्या किया था, नेग्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। क्लियर? ओके चलो, यहाँ जो अब काम करना है वो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए करना है, ज्यादा नहीं हुई है डायग्राम में नहीं। अब देखो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज अ स्मॉल एल। ऊपर लिख दूं लेंथ एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ द स्मॉल एन। ओके, अब किसी भी सॉलिड के लिए डायमेंशन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो म्यू0 एन आई, क्या लिखेंगे म्यू0 एन आई, लेकिन फ्लक्स लिखना है एन फाई, n is equal to n b a cos 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस सेक्शन एरिया both are in same direction, so n into l is the number of turns, mu0 n I a cos 0 1, so formula mu0 n square l I a. Now n phi is equal to l I, l is equal to n phi upon I. ओके, अब डिवाइड कर दो, n phi क्या था mu0 n square l I a, so l is equal to mu0 n square a into l. ओके, mu0 n square a into l, और उसके बाद उन लोगों ने ऐसा बताया कि सपोज सॉलिड को आप किसी मटेरियल से फिल अप करेंगे, नहीं वो बताया था कि सपोज मैग्नेटाइजेशन करना है तो सॉलिड के अंदर वो मटेरियल रख दो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस करनी है। ओके, तो उसके लिए जब लिखना है तो इक्वल टू म्यू n स्क्वायर ए एल, लेकिन वो भी चीज कि म्यू अपॉन म्यू0 इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल फ्री स्पेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं म्यू आर, तो इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है म्यू0 म्यू आर n स्क्वायर ए एल। ये उन्होंने जो लिखे दिया वो एक्सप्लेन मैंने किया कि सपोज किसी भी मटेरियल के लिए आपको मैग्नेटाइजेशन करना है तो उसको सॉलिड के अंदर फिलअप कर दो, और सॉलिड के अंदर फिलअप करेंगे तो इस टाइप की आपको इक्वेशन मिलेगी, और बाद में वो लास्ट वाली इक्वेशन चेक कर लो, मतलब कंप्लीट 26 नंबर लास्ट वाली जो इक्वेशन है वो कंप्लीट कर दो तो पता चल जाएगा। क्या लिखा 26 में उन्होंने लिख के दिया द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। ओके, और बाद में इसमें लिखा है इफ द di upon dt 1 ampere per second, the induced EMF is a 1 volt, then the self inductance of a circuit is a 1 Henry, so 1 Henry। और बाद में वो चीज उन लोगों ने लिख के दी कि किस पे डिपेंड रहेगा, क्या लिखा the value of L depend on the self inductance of a solenoid, value of L depend on self inductance of solenoid inversely proportional to length of solenoid। इसमें ऐसा लिखा inversely proportional to length of solenoid, तो यहाँ ऐसा L इक्वल टू करके हमने लिखा कि inversely proportional to length of solenoid कैसे हुआ, देखो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए लिखा inversely proportional to length of solenoid। ऐसा क्यों, L is equal to mu0 n square a l, ऐसी फॉर्मूला आई। ओके, और उसने पहली स्टेटमेंट लिखी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, बाद में लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स
बराबर। और बाद में लिखा इंस्टेड ऑफ एयर द मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट इन द सोलेनॉइड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज। वो तो बराबर है क्योंकि हमने बताया, मतलब ये सभी चीज आ गई। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि दो स्टेटमेंट इक्वल नहीं होते। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा आपने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड ऐसा लिखा, और उसके बाद लिखा सेकंड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे हो सकता है, तो बताएंगे कि है ही म्यू जीरो एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, बराबर। एक काम करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा, बराबर। सबसे पहले तो जो एल है वो डिपेंड ऑन साइज, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स, ये होगा साइज, सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स, एंड थर्ड तो वो लिखा था वही मीडियम। थर्ड जो उन लोगों ने लिख के दिया वही, क्या कौन सी मीडियम है वो, बाकी सब बोल जाओ। साइज, साइज से नंबर ऑफ टर्न्स एंड मीडियम, ये चार कंपलसरी लिखना, क्योंकि यही मेन है। ये जो 4 पॉइंट्स लिखे, एक काम करो टेक्स्ट में चेक करो तो पता चल जाएगा, वही होगा साइज, शेप, नंबर ऑफ टर्न्स एंड इसके ऊपर इसको बाउंड किया गया, बस यही पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर? एक सिंगल क्वेश्चन बाकी रहा, नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, इंडक्टर किसे बताया जाता है, लेकिन आज हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए, एक होगा सेल्फ इंडक्टेंस और सेकंड होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्लियर? तो दोनों एक बार कंप्लीट कर लेने हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन में वो भी चेक करना है, आज किसी भी क्वेश्चन को लेफ्ट नहीं करना है। हाँ छोटे छोटे लेकिन लिखना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट नहीं करना है। मेरे ख्याल से 19 से 26 तक जाएगा, 7 क्वेश्चन होंगे, 90 to 26 7 क्वेश्चन होंगे। ओके, जो आपको कंप्लीट करके देने हैं, लेकिन इसमें किसी को लेफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा इसी पोर्शन से इस चैप्टर से मार्क्स क्वेश्चन आई है। क्लियर है? कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. नेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एक जो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर वो होगा, और जनरेटर, उतना कंप्लीट करना है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ऑन साइज, शेप, नंबर ऑफ टर्न्स, और जिसके ऊपर बाउंड किया हो मटेरियल। ओके, इस पर डिपेंड करता है, बस इतना याद रखना। ओके, इतना ही रखेंगे।